अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान रिलेशन विद अफगानिस्तान। सो लेट्स बिगिन। सो इनकी इनिशियल हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। दैट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन शुरू हुए 1947 से, जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हामिद करजई, हु वाज अ फॉर्मर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट, ही सेड दैट पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उनके रिलेशन हैं वो बिल्कुल इनसेपरेबल ब्रदर्स की तरह हैं, वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते। और उसकी वजह हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड इंटरनल लिंग्विस्टिक कनेक्शंस हैं, ठीक है, बिटवीन द पख्तून के जो लोग हैं उनके साथ और अदर इथनिक जो ग्रुप्स हैं दोनों कंट्रीज के, उनके जो कनेक्शन है वो इतने इंटेंस और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये बिल्कुल इनसेपरेबल ब्रदर्स हैं, ये बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं हो पाते, ठीक है। हमने कुछ अरसे से इनके दरमियान में कम्प्लेक्सिटीज भी देखी हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के रिलेशन शुरू हुए हैं इनके दरमियान में कम्प्लेक्सिटीज, एक स्ट्रेन किस्म के रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है, लव एंड हेट रिलेशंस किस्म के कह सकते हैं। उसके बाद कुछ जो इश्यूज हैं वो है ड्यूरेंट लाइन का इशू, ठीक है, एंड देन पख्तूनिस्तान का क्राइसिस, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे दोनों इश्यूज को, ठीक है, जिसकी वजह से मेजरली ये जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टार्टिंग जो हमारी थी वो अच्छी नहीं थी अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आउटलाइन। So we are going to discuss about the first phase, that is from 1947 to 1979 के इनके relations कैसे रहे। Secondly 1979 से 1998 तक इनके relations कैसे थे और इनके दरमियान में क्या events थे। फिर 2001 तक क्या events थे जो इनके relations जो हैं उनके किस तरह से चलते रहे, और 2001 से 2015 तक इनके relations जो थे वो कैसे चले। Lastly हम डिस्कस करेंगे 2015 से 2021 तक इनके relations जो थे वो किस तरह से चलते रहे, और recent development में हम डिस्कस करेंगे 2023 तक के कैसे रिवाइवल ऑफ तालिबान जो है वो रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर भी और अफगानिस्तान के रिलेशंस के साथ इनके कैसे जो है रिलेशन बिल्ड हुए हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स फर्स्ट फेज। सो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला फेज जो है 1947 से 1979 तक जो है वो चलता है, ठीक है। दैट इन दैट केस हमें लगता है जो नजर आता है वो ये है कि यूएन ने बेसिकली यूएन के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ सॉवरन स्टेट, ठीक है, इन 1947। जैसे ही पाकिस्तान बना बहुत सारी कंट्रीज ने जहां पर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, अफगानिस्तान ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। ये एक इशू जो था वो और पाकिस्तान जो था उसके दिल में एक चीज जो थी ये आ गई कि भाई पाकिस्तान के जो एक ब्रदर है और एक बॉर्डर के जो दोस्त हैं उन्होंने एक क्रॉस बॉर्डर एक सपोर्ट नहीं मिली, ठीक है। एक किस्म का लव एंड हेट रिलेशन है जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया, और वो क्यों है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और ड्यूरेंट लाइन का क्राइसिस, अब ड्यूरेंट लाइन का क्राइसिस क्या था कि 1893 के अंदर मोल्टीमर जो ड्यूरेंट थे जो कि बेसिकली ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्होंने और साथ में हमारे पास अब्दुल रहमान जो किंग थे अफगानिस्तान के, उन्होंने मिलकर एक लाइन खींच दी एक किस्म की कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट है, इस साइड पे अफगानिस्तान है, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इशू ये अराइज हुआ कि वो तो सब कॉन्टिनेंट की लाइन थी, ठीक है, पाकिस्तान बन गया तो जो एरिया पाकिस्तान को मिला है वो भी अफगानिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है। सो ये इशू अराइज होने लग गया जिसकी वजह से अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। 1893 का ये इशू था, अब तक ये जो क्राइसिस है ये चलता आ रहा है कि ये एक लाइन जो है एक टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के साथ ये मुआहदा हुआ था, सब कॉन्टिनेंट था तब उस टाइम पे, जैसे ही पाकिस्तान बना तो वो जो लाइन थी वो जो एरिया था वो पाकिस्तान का हो गया, लेकिन उस पर भी अभी तक अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं और जो उनकी गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हमारा हक है, ये एरिया हमारा है, ये टेरिटरी हमारी है, जिस पे जो पाकिस्तान है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव यू कैन से कि फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास पख्तूनिस्तान जो एक इशू है वो अराइज हुआ। अब पख्तूनिस्तान का क्राइसिस क्या था? पख्तूनिस्तान का क्राइसिस सिंपली अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये था कि इसके अंदर एक मिर्जा अली थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान सेड वी कैन नॉट सपोर्ट स्टेट विद इन अ स्टेट, ठीक है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि हमारे पास पख्तूनिस्तान बना दिया जाए, ठीक है, एक अलग से कंट्री बना दी जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये था कि तकरीबन 58% नॉन पश्तून है इन अफगानिस्तान, ठीक है, जबकि 42% पश्तून है अफगानिस्तान के अंदर। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर भी इतने ही कुछ पश्तून है 40% समथिंग। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि दोनों के पश्तून निकाल कर एक अलग पख्तूनिस्तान बना दिया जाए, ठीक है।
जबकि अफगानिस्तान जो था वो चाहता था कि जो पाकिस्तान के पख्तून हैं और अफगानिस्तान के पख्तून हैं, पाकिस्तान के जो पख्तून हैं वो आकर रहने लग जाएं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ वो एक अलग से अंदर ही वो रहने लग जाएं, ठीक है। जबकि अफगानिस्तान, मिर्जा अली को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। मिर्जा अली ने कहा कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट, जो अफगानिस्तान था उन्होंने सपोर्ट नहीं किया मिर्जा अली की जो पख्तूनिस्तान मूवमेंट थी, ठीक है, कि मर्ज किया जाए। और जबकि पख्तूनिस्तान की इस क्राइसिस के अंदर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ज्यादा पख्तून थे एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान, ठीक है। तो बजाय से कि आप अलग मुल्क बनाए, पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि ये स्टेट विद इन स्टेट बन जाएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा कि पख्तूनिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एक और पख्तूनिस्तान बनेगा, इसी तरह सराइकिस्तान बनेगा, तो ये इशू बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग ठीक है। जबकि अफगानिस्तान को लगता था कि जो पाकिस्तान के पख्तून हैं उनको चाहिए कि वो अफगानिस्तान के साथ आकर रहने लग जाए, ठीक है। मिर्जा अली को लगता था कि ये अलग मुल्क बना दें, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या इशू डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मिर्जा अली को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, ठीक है। वो आकर वापस पाकिस्तान आकर रहने लगे और उन्होंने जो है वो माफी मांगी पाकिस्तान से कि मुझसे गलती हो गई। मिर्जा जो थे वो लॉयल थे काफी ज्यादा पख्तून के साथ। अफगानिस्तान का पता उनको चल गया कि अफगानिस्तान उनका साथ नहीं दिया, तो मिर्जा वापस चले गए पाकिस्तान और उन्हें जनरल पार्डन ले ली और दोबारा वो अफगानिस्तान नहीं आए, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बिट्रियल मिला था, ठीक है। जिसकी वजह से कहा जाता है कि फकीर एपी रोड जो है उसको डेडिकेट किया गया है मिर्जा अली को, ठीक है। जो फकीर एपी रोड है आईजीपी की, कहा जाता है कि वो उनको डेडिकेट कर दी गई। सो ये इशू था बेसिकली पख्तूनिस्तान का कि एक अलग मुल्क बना दिया जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज के कुछ हाईलाइट्स थी, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड फेज, दैट इज फ्रॉम 1979 टू 1998। सो इसके अंदर हमारे पास जिहाद ऑपरेशन जो था साइक्लोन बाय जिया वो शुरू हो गया, ठीक है। अब साइक्लोन ऑपरेशन साइक्लोन क्या था, वो बेसिकली ये था कि हमें एड मिलती थी, ठीक है, यूएसए की तरफ से, और हम वो यूज करते थे जिहादीज को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे बेसिकली सोवियत ने इन्वेजन कर ली थी अफगानिस्तान की, तो ये बात ना पाकिस्तान को पसंद आई ना ही यूएसए को पसंद आई। यूएसए को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, वो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो थी उसको स्प्रेड कर रहे थे यूएसएसआर वाले, और यूएसए कहता था कि इनको कर्टेल किया जाए। तो उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान को एड देते रहे और कहा कि आपने जिहादीज जो है उनको प्रिपेयर करें ताकि वो लड़ें उनके अगेंस्ट वॉर। अब सोवियत की इन्वेजन होगी, मैंने बताया कि सोवियत ने इन्वेड कर लिया अफगानिस्तान का जो एरिया था वो सारा, और पाकिस्तान ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। पाकिस्तान ने पैसे लिए और ट्रेनिंग शुरू कर दी। जितने भी जिहादीज थे उनको, जिहादीज जो थे उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट यूएसएसआर, ठीक है, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। यूएसएसआर ने एट द एंड लीव कर दिया आफ्टर जेनीवा अकॉर्ड 1998 के अंदर, ये हुआ था अप्रैल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये था कि बेसिकली अब यूएसएसआर कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा किसी भी पर्सनल मैटर्स के अंदर, ठीक है, किसी भी कंट्री के, ठीक है, और वो यहाँ से खामोशी से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली उनकी जो कोल्ड वॉर थी ये एंड हो जाती है। यहाँ से एट द सेम टाइम तालिबान का भी राइज होता है क्योंकि जितने भी जिहादीज थे वो सारे तालिबान बन जाते हैं, उनको वो जिहादीज जो जिनको ट्रेनिंग दी गई थी वो अपनी एक हुकूमत कायम कर लेते हैं उस जगह पे, ठीक है। और क्या होता है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो वर्ल्ड पावर थी, ग्लोबल जो वर्ल्ड पावर थी यूएसए की, उसके साथ हेल्प की थी, और एट द सेम टाइम उन्होंने एक यूएसएसआर को यहाँ से जाने पर मजबूर भी कर दिया था, एक बहुत मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गई थी, ठीक है। और एट द सेम टाइम तालिबान का राइज होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से 1998 से 2001 तक मुल्ला की गवर्नमेंट शुरू होती है, मतलब तालिबान की गवर्नमेंट शुरू होती है। सो यहाँ पर मुल्ला की गवर्नमेंट होती है जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते हैं। क्यों अच्छे ताल्लुकात होते हैं? इसलिए भी होते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी होती है उनको, ठीक है। अच्छी से अच्छी जो इक्विपमेंट है, अच्छी से अच्छी एम्पुटेशन जो है, एम्यूनिशन जो है, वेपन्स जो है, वो इनको मिले होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनके साथ। ये तकरीबन 3 साल तक इट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है। 1998 से 2001 तक के दोबारा ही एक और इशू आ जाता है, दैट इज इन द फोर्थ फेज, जिसके अंदर 2001 से 2015 तक ये रिलेशन शुरू होते हैं, दैट इज वॉर ऑन टेरर। अब वॉर ऑन टेरर क्या होती है? वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी जो कि आप सेपरेट तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करूंगी। 19 जो मेन हैं, मेंबर ऑफ अलकायदाज हैमबर्ग सेल, हाईजैक किया था उन्होंने 4 पैसेंजर प्लेन्स को, ठीक है।
सो बेसिकली ये अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। 2 अटैक हुए थे, 147 सिविलियंस जो थे इसमें मारे गए थे और 2000 के करीब जो थे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग वो भी मर गए थे, ठीक है। और थर्ड एयरलाइन जो थी वो अटैक करती है पेंटागन के ऊपर, ठीक है। और फोर्थ जो थी वो क्रैश्ड हो जाती है पेनिसिल्वेनिया के अंदर। तो बेसिकली 4 जो है पैसेंजर प्लेन जो थे वो हाईजैक किए जाते हैं, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर गिरते हैं, एक जो है वो हमारे पास पेंटागन के ऊपर और एक जो है वो पेनिसिल्वेनिया के अंदर शैंक्सविला के अंदर कहीं गिर जाता है। और तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं वो मर जाते हैं। और इल्जाम किस पे आता है? तालिबान के ऊपर या उसामा बिन लादेन के ऊपर। ये कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन ने अटैक कराए थे, क्योंकि उस टाइम पे उसामा बिन लादेन जो थे वो थोड़े वेस्ट के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने ये अटैक कराए थे, ठीक है। तो यूएसए का ऑब्जेक्टिव अब ये होता है कि वो वॉर ऑन टेरर करेंगे, ठीक है। अब टेररिज्म के खिलाफ वॉर करेंगे, ठीक है। डिफीट करेंगे टेररिस्ट को, उसामा बिन लादेन को कहीं से फाइंड आउट करेंगे, उनको मारेंगे और डिमिनिश करेंगे हर तरह के, हर जगह से जहां पर भी लोग हैं, जहां पर भी टेररिज्म जो है वो फैल रही है। तो बेसिकली उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। इस टाइम पे हामिद करजई जो है वो बेसिकली हुकूमत कर रहे होते हैं। अब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ये तब बन जाती है जब हमारे पास सारे जो ग्लोबली लोगों को मिलाया जाता है अपने साथ और ये टर्म दी जाती है कि भाई ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है। ओबामा 2013 में ये कहते हैं कि इट इज ओबामा सेड दैट नॉट अ बाउंडलेस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बट रदर अ सीरीज ऑफ प्रेसिडेंट डिफरेंट कंट्रीज के थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, हम भी मिलकर इसके खिलाफ जंग करेंगे, ठीक है जी। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि ये इशू एक और सेकेंडली एक बात आती है गुड वर्सेस बैड तालिबान। अब जिन तालिबान को हमने ट्रेनिंग दी थी, ठीक है, उन्हीं तालिबान के अंदर गुड और बैड तालिबान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अमेरिका कहता है कि अब आपने इनका साथ नहीं देना, ठीक है। जबकि पाकिस्तान जिन्होंने उन जिहादीज को ट्रेनिंग दी थी वो उनके खिलाफ नहीं जा पा रहा था, इसीलिए एक टर्म आती है गुड वर्सेस बैड तालिबान, कि तालिबान कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्ट बन जाता है इसके दरमियान में। फिर पाकिस्तान जो है वो 3 पीस डील करता है, ठीक है, तालिबान के साथ, ठीक है, जिसके अंदर 2004, 5 और 6 की पीस डील भी होती है, ठीक है। अब इन पीस डील के अंदर इनका पर्पज ये होता है कि हमारे पास उनको निकाल दिया जाए, जितने भी साउथ वजीरिस्तान के अंदर तालिबान हैं और जो हमारे खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, टेररिज्म को फैला रहे हैं। अब पहली जो डील थी वो फर्स्ट पीस डील शकाई अकॉर्ड जिसको कहा जाता है 2004 में हुआ, ठीक है। 2 ट्राइब से साउथ वजीरिस्तान, अब इसके अंदर महसूद जो थे, अब्दुल्ला महसूद लीडर थे इसके, और न्यू लीडर बैतुल्ला मसूद इसके बने थे। उसके बाद 2005 की पीस डील होती है, ठीक है, और इसके अंदर भी वो विड्रॉ नहीं करते। थर्ड पीस डील होती है वजीरिस्तान पीस डील 2006 की, ठीक है, डील विद गुल बहादुर, ठीक है। ये भी इसमें मिलिटेंट जो है वो कैप्चर तो करते हैं एरिया, लेकिन वो फिर भी फायदा कोई नहीं होता इस पीस डील का, क्योंकि वो दोबारा से अपनी जो अटैक्स हैं वो जारी रखते हैं तालिबान भी, ठीक है। सो ये सब बेफायदा होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यूएसए जो है पहले वो ऑपरेशन करता है एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है, जिसमें अल्टीमेटम दिया जाता है तालिबान गवर्नमेंट को कि हैंड ओवर कर दिया जाए उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले और हम लोग कोर्ट में इसका चलाएं ट्रायल। इसी तरह सेकंड वो ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन एनाकोडा। एनाकोडा के अंदर वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं तालिबान के अलकायदा की फोर्सेज को शाकोट वैली के अंदर। इसी तरह थर्ड उनका ऑपरेशन होता है ऑपरेशन मुश्तरक, जो कि बेसिकली साउथ अफगानिस्तान के अंदर होता है, जिसके अंदर वो ओबामा को 2009 के अंदर बेसिकली ओबामा इसके अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ओबामा को वो पकड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। 2011 के अंदर उसामा को ये लोग मार देते हैं। फिर हमारे पास पाकिस्तान के कुछ ऑपरेशंस होते हैं अगेंस्ट तालिबान, दैट इज ऑपरेशन राहे हक, ठीक है। ये राहे हक जो है वो पहला ऑपरेशन पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से करता है, ठीक है, कि जो तकरीबन 2007 का ये ऑपरेशन होता है फाइटिंग इन सवात, ठीक है। फिर ऑपरेशन राहे निजात होता है, निजात मतलब ये इसके अंदर हमारे पास बैतुल्ला मसूद को मार दिया जाता है ड्रोन्स के थ्रू, ठीक है। फिर रद्दुल फसाद होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हम रद्दुल फसाद तो मेरे पास आखिरी एक ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके दरमियान हमारे पास राहे शहादत होता है। इसी तरह हमारे पास ज़रबे अज़्ब होता है 2014 का, ठीक है। और रद्दुल फसाद हमारे पास तकरीबन 9000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं रद्दुल फसाद के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन पाकिस्तान करता है। अब इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान सेंट्रिक होता है, कुछ हमारे पास अफगानिस्तान सेंट्रिक होता है। अफगानिस्तान सेंट्रिक जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान होता है, जो कि हकानी नेटवर्क है, जलालुद्दीन हकानी है, गुल बहादुर हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान सेंट्रिक जो है वो साउथ वजीरिस्तान है, नेक मोहम्मद और कारी फारूक उज़्बिक जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की साइड पर होते हैं। पाकिस्तान इसमें लॉस करता है $34 बिलियन, जो कि अकॉर्डिंगली यूएसए कहता है कि भाई इतना हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। सलाला अटैक के बाद शमसी एयर बेस उनको दे दी जाती है, क्योंकि सलाला अटैक ड्रोन जो है अमेरिका सलाला के ऊपर गिरा देता है, जबकि हमारे पास हमारा बहुत नुकसान हो जाता है उसमें, तो हम शमसी एयर बेस उनको देते हैं, जिससे पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। मिलिटेंसी दोबारा से वापस आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसामा बिन लादेन तो मर जाते हैं वॉर ऑन टेरर के बाद, लेकिन ये इशू जो है मिलिटेंसी का
वो दोबारा से वापस आ जाता है, दोबारा से अटैक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। टीटीए मतलब तालिबान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और आईएसकेपी मतलब जो खुरासान चैप्टर है, ठीक है, जो इनका इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ये बेसिकली बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मिलिटेंसी वापस आती है, दोबारा से अटैक्स शुरू हो जाते हैं, बॉर्डर्स क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं, वॉलेशन जो है वो शुरू हो जाती है। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये जो फोर्थ फेज है यहाँ तक रहता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। So the fifth phase is from 2015 to 2021. So in this phase कह सकते हैं कि अशरफ गनी की बेसिकली गवर्नमेंट थी इसके अंदर, ठीक है। और ये इस पूरे फेज के अंदर ये जो टाइम पीरियड था ये वॉर ऑन टेरर के बाद वाला टाइम पीरियड है, क्योंकि 2001 से लेकर 2015 तक वॉर ऑन टेरर रहा, जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस चलते रहे, ठीक है। अब दोहा एग्रीमेंट जो था वो बेसिकली 2020 के अंदर हुआ था। इस एग्रीमेंट के अंदर ये एग्रीमेंट जो था वो तालिबान और यूएसए के दरमियान हुआ था। तालिबान मींस मुल्ला की जो गवर्नमेंट थी उनके, और साथ में यूएसए के ज़ल्मे खलीलजाद जो थे उन्होंने एक जो था एग्रीमेंट किया था। अब तालिबान के जो प्रोमिसेस थे वो ये थे कि तालिबान जो है वो अपना जो लैंड है और सॉइल है उसको अपने खिलाफ यूज नहीं करने देगा, और यूएसए और उसके अलायंस को भी इस्तेमाल नहीं करने देगा, और इसी तरह तालिबान जो है वो रिलीज करेगा 1000 जो है प्रिजनर कैदी जो हैं यूएसए के, और इसी तरह जो तालिबान है वो काबुल को बाय फोर्स नहीं लेगा, ठीक है, और कोई वायलेंस नहीं क्रिएट करेगा, और हर चीज जो है वो डायलॉग्स के थ्रू सॉल्व करेगा। ये तो थे तालिबान के प्रोमिसेस। अब यूएसए के क्या प्रोमिसेस थे, वो ये थे कि तालिबान जो अमेरिका है और उसके अलायंस जो है वो दोबारा इंटरवीन नहीं करेंगे इंटरनल मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान, और इसी तरह यूएस जो है वो 5000 के करीब अपने प्रिजनर जो हैं तालिबान जो हैं उनको रिलीज करेगा, ठीक है, अपने जो अफगानिस्तान के प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करेगा, और इसी तरह यूएसए विल डू विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान विद 14 मंथ ऑफ दिस एग्रीमेंट, जिससे ना ही 14 मंथ के अंदर अंदर जो अफगानिस्तान से यूएसए जो है वो विदड्रॉ कर जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ जो है ब्रीफ से एग्रीमेंट्स थे, इन दोनों के दरमियान में कुछ प्रोमिसेस थे दोहा एग्रीमेंट के अंदर। अब पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान ने जो टेररिज्म को खत्म करने के लिए किए थे वो हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो पाकिस्तान ने रद्दुल फिसाद किया, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, राह निजात, राह शहादत किया, ठीक है, वो कुछ ऑपरेशंस भी इसके अंदर ही आते हैं, क्योंकि 2014 का ज़रबे अज़ब था, 2017 का रद्दुल फिसाद था, ठीक है, तो इस तरह से ये इस टाइम लाइन के अंदर आ जाते हैं। फिर यूएसए और तालिबान के प्रोमिसेस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ तालिबान। अब तालिबान जो है 15 अगस्त 2021 के अंदर वापस आ जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो काबुल के ऊपर कनकर करते हैं और वापस आते हैं, ठीक है, और अपनी हुकूमत कायम करते हैं। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान में भी एक प्रॉब्लम चल रही होती है कि इनके इंटरनल इश्यूज ये हैं कि दरमियान में भी एक रिफ्ट है कि कंजर्वेटिव तालिबान है, कुछ सॉफ्ट तालिबान है, ठीक है। तो इश्यूज ये चलते आ रहे हैं कि भाई कुछ जो सॉफ्ट हैं वो थोड़ा सा लिबरल हैं, कंजर्वेटिव जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और ट्रेडिशनल हैं, कहते हैं कि अपने ट्रेडिशंस के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, अलाउ नहीं करते। इनके इश्यूज जो हैं यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। वो कैसे फुलफिल हो चुके हैं, क्योंकि यूएसए जो है उसने लीव कर दिया है, ठीक है, उसे लीव कर दिया है जो अफगानिस्तान का लैंड। और वो क्यों किया है, क्योंकि चाइना का राइज हो रहा था, ठीक है। तो अगर चाइना के राइज की अगर वो यहीं पर इंटरवीन रहता, इंगेज रहता, तो इशू ये भी होता था कि वो सुपर पावर बन जाता चाइना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ से निकले और अपने आप को वहां से डिफेंड करने के लिए उन्होंने चाइना के फैक्टर की वजह से यहाँ से छोड़ दिया। इसी तरह 50,000 के करीब ट्रूप्स जो हैं वो इराक गए हुए हैं इराक वॉर पे 2003 से, तो उनके पास इतनी ज्यादा मजीद डिप्लॉय करने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए भी उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, मतलब यूएसए जो है वो छोड़कर चला गया। इसी तरह पीस डील जो थी वो भी फायदामंद रही। इसी तरह उन्होंने मिसयूज भी किया। यूएसए ने क्यों लेफ्ट किया अफगानिस्तान, उन्होंने इसलिए लेफ्ट कर दिया क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। उनका पर्पस ये था कि भाई हमारे पास उसामा बिन लादेन को मार दिया जाए, वॉर ऑन टेरर की जाए, अफगानिस्तान का जो लैंड है उसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और अब चाइना का क्योंकि राइज हो रहा है तो उन्होंने अपना जो सारा का सारा जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो अब उस तरफ है, ठीक है। ये तो कुछ थे यूएसए का, हमने बता दिया। इंपैक्ट्स क्या हैं, अब रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, ठीक है। तो रीसेंट डेवलपमेंट में हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है अफगानिस्तान और तालिबान की गवर्नमेंट, क्योंकि $7 बिलियन जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। और आई थिंक सो नॉर्वे ने बेसिकली कहा है कि भाई ये छुड़वाए जाए। मेरे ख्याल से $3 बिलियन फ्रीज जो थे वो खत्म भी करा दिए गए हैं, वो छुड़वा भी दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो स्टडी
कर सकें, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें, वो स्कूल जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है, वुमेन राइट्स की वायलेशन भी है, और फियर ऑफ सिक्योरिटी है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी ब्रीच हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली तालिबान वापस आ गए हैं, वायलेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और टेररिज्म और मिलिटेंसी की जो रिवाइवल है वो दोबारा से हमने देखने को मिली है, जिस हमारे पास डासू डैम पे ऊपर अटैक हुआ है, चाइनीज कन्फ्यूशंस के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। हमारा सी पैक को कर्टेल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली फियर ऑफ सिक्योरिटी, और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो प्रॉपरली जो है वो फेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि प्रॉपरली फेंस ना होने की वजह से पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो भी ब्रीच हो सकती है। सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स, और अभी तक इसी तरह से चलता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास कुछ बिजनेस की इनकी जो बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी छोड़कर जा चुकी हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर उनके एक तो प्रॉपर्ली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी इशू है, दूसरा हमारे पास सिक्योरिटी का इशू भी है, दूसरा तालिबान जो है वो कंजर्वेटिव तालिबान जो है वो अलाउ नहीं करते कि भाई वुमेन जो है उसके अंदर काम कर सकें। तो जितने भी लिबरल कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर वुमेन काम नहीं कर सकेंगी हमारे कॉर्पोरेट के अंदर तो कोई फायदा नहीं होगा हमें उस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास रिसेंट डेवलपमेंट उसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि दोनों कंट्रीज के ऊपर चल रहे हैं, और हमारे पास पाकिस्तान के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा गहरा असर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.